अकॉर्डिंगली स्टार्ट की। तो रिवर्स वैक्सीनोलॉजी में क्या होता है कि एक प्रोटीन जो हमारे पास डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की है, उसको हम क्या करते हैं, इन सिलिको हम ढूंढते हैं, हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अभी अगर आप सिर्फ ड्रग्स को देखें, पहले हम क्या करते थे, हम ड्रग बनाई, हमने एनिमल को दी, एनिमल को देख के फिर हम कहते थे अच्छा जी इसमें ये साइड इफेक्ट आ रहे हैं, इसमें ये इन्फ्लेमेशन हो रही है, इवन फेटल होती थी, ठीक है। तो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हम क्या करते हैं कि हम एक ड्रग लेते हैं, हमारे पास ऐसे डेटाबेसेस मौजूद है, हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद है जिनको जब हम रन करते हैं ना, तो उस ड्रग के स्ट्रक्चर को जब हम रन करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये कहाँ कहाँ जाके बाइंड होगी, और बाइंड होने के बाद क्या क्या इसके हम कह सकते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होंगे, फार्माकोकाइनेटिक कैसी होगी, फार्माकोडायनामिक कैसी होगी, और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे होंगे। रिसेंटली मैंने एक डिफेंस में एज एक्सटर्नल एग्जामिनर में गई थी, और वहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा एक काम किया था कि उनके पास एक मेडिसिन थी जो कि और चीज़ के लिए यूज़ हो रही थी, समथिंग रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल किसी डिजीज के लिए यूज़ हो रही थी, उसको जब उन्होंने रन किया अपने डेटाबेस के अंदर, दे रियलाइज कि वो वेट लॉस के लिए भी यूज़ की जा सकती है। तो उसके बाद उन्होंने माइस के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको पता चला कि वाकई वो वेट लॉस कॉज कर रही थी, वो जो ड्रग है, ठीक है। तो उसके इस इफेक्ट को भी यूज किया जा सकता है। तो हालांकि इतने सालों से वही ड्रग सिर्फ अपने जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट से उसकी वजह से यूज हो रही थी। तो ये जो हमारे पास कंप्यूटेशनल स्टडीज है, इनका ये फायदा है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते कि उनका ये इफेक्ट भी हो सकता है। तो इन सिलिको हम बैठ के चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ माइंड होगी और क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इसका आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक प्रोटीन ली, हमने एक कंप्यूटेशनल मेथड से हमें प्रोटीन मिल गई, उसका सीक्वेंस मिल गया, हमें उसकी शक्ल भी मिल गई, हमें इवन ये भी पता होता है कि वो कहाँ से कितनी बैंड होगी। इसीलिए को हम ये भी देख सकते हैं कि उसके आपस के जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस के आपको पता है, चार्जेस की वजह से प्रोटीन जो है वो बेंड हुई हुई होती है, वो लीनियर नहीं रहती है, ठीक है। तो वो किस तरह से, उसका एपिटोप कैसे होंगे, एपिटोप भी मैं आगे आपको डिफाइन करके बताती हूँ कि एपिटोप क्या होते हैं, उसकी शक्ल कैसी होगी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि जी हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, हम सीक्वेंस पढ़ते हैं ऐसे ना, लेट्स से ए, ठीक है, फिर आ गया टी, फिर आ गया सी। तो ये हमने क्या किया, हमने कोडॉन लिया, उस कोडॉन के हिसाब से हमने नीचे प्रोटीन के लिए रखा, अमीनो एसिड कौन सा आ जाएगा, ठीक है। और ये हमने पढ़ना शुरू कर दिया। यही करते हैं ना हम लोग। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो हमारे पास लीनियर आना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन को। लेकिन प्रोटीन लीनियर नहीं होती, प्रोटीन कैसी होती है, प्रोटीन इस शक्ल की हो सकती है, ठीक है। अब ये किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर जितनी चीजें, उसके ऊपर क्या है, चार्जेस है। वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, और वो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक कन्फर्मेशनल शक्ल होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई मेरी बात। अच्छा, select set of proteins within that organism may prove useful as a vaccine candidate। हम कह रहे हैं कि उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो एज एंटीजन काम कर सकती है, और अगर वो एंटीजन के तौर पे काम कर सकती है तो हम कह सकते हैं कि हम उनको वैक्सीन के तौर पे यूज कर सकते हैं। दिस इज अ मेजर इंप्रूवमेंट नोन एज रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। रिवर्स किस लिए है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, हम पैथोजन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, यानी हम एक्सट्रैक्शन से स्टार्ट नहीं कर रहे। हमें पहले से ही पता है कि हमने किस प्रोटीन के ऊपर काम करना है, ठीक है। With the unwrapping of the entire genomic sequence, it is possible to know what molecules make the genomic sequence। हमने अभी बात की इकुलाई की वो हमें हमारे पास कुछ स्ट्रेन ऐसी है जो कि हमें पता है कि 5 से 6 पैक बायो सीक्वेंसिंग में अगर हम डालेंगे तो 5 से 6 उसके टोटल सीक्वेंस आते हैं, जिन्हें आपस में जोड़े तो आपको पूरा जीनोम मिल जाता है। अब पूरा जीनोम आपके डेटाबेसेस में अवेलेबल है। जब आपके पास पूरे जीनोम मौजूद है तो उन पे आप इजीली देख सकते हैं कौन कौन सी प्रोटीन्स मौजूद है, एनोटेशन हुई हुई होती है। एनसीबीआई पे आप जाएं तो जीन्स की एनोटेशन हुई हुई होती है, प्रोटीन्स की एनोटेशन या यूनिप्रोट पे आपको मिल जाएगी। तो आपके पास क्या है कि एंटायर जीनोम सीक्वेंस की अनरैपिंग की वजह से वी नो कि किस तरह का जीनोम सीक्वेंस मौजूद है। रिवर्स वैक्सीनोलॉजी हैज बीन यूज्ड फॉर डेवलपिंग वैक्सीनेशन फॉर मेनिंजोकोकल एंड स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस ऑल थ्रू द वर्ल्ड। मेनिंजोकोकल क्या होती है, नेसीरिया मेनिंजाइटिस जो है वो मेनिंजोकोकल मेनिंजीज मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन, इनकी इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन जो है वूंड इन्फेक्शन होती है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, ठीक है।
तो इनके लिए अभी जो है हमारे पास हम वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मेनिंजो कोकल meningitis is caused by Neisseria meningitis bacteria. It is serious infection of the thin lining that surrounds the brain and spinal cord, membrane of the brain and spinal cord. Staphylococcal infection जो है वो स्किन के ऊपर होते हैं, नोज के अंदर पाए जाते हैं। 30% ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल्स जो है उनके नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होते हैं ये, ठीक है। तो नोज के अंदर हमारी जो नेजल ये है, इन्हें क्या कहते हैं, नेजल लेयर्स, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। अच्छा, टेक्निक हैज बीन अवेलेबल फॉर लास्ट 10 to 15 years। यानी अगर आप सोचो तो कितने अरसे से, मतलब हम कह सकते हैं कि अर्ली 20,000 से हमें मिल रही है ये टेक्निक, आ चुकी है। रिवर्स वैक्सीनोलॉजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट एंटीजन पोटेंशियल टारगेट फॉर द वैक्सीन प्रिपरेशन इज पॉसिबल विदाउट द नीड टू ग्रो द पैथोजन इन अ शॉर्टर टाइम। अब हम करते क्या है, इंस्टेड कि हम पैथोजन ग्रो करें, हमने एक पैथोजन सिलेक्ट किया, हम ऑनलाइन गए, हमने डेटाबेस को सर्च किया, उसकी प्रोटीन्स को सर्च किया। अब उसके बाद हम इन सिलिको स्टडीज इसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम बेंच पे नहीं गए, हम जस्ट एक कंप्यूटर के ऊपर बैठे हैं और सॉफ्टवेयर्स को और डेटाबेसेस को यूज करके हम देख रहे हैं कि हमने किस प्रोटीन को एज वैक्सीन कैंडिडेट यूज करना है, ठीक है। Earlier, a viral culture had to be done in the laboratory to develop a vaccine, which was time consuming. It would take time to find out the protein in the virus. अब मैंने कहा स्टेफाइलोकोकस लेना है, मैं गई, मैंने डेटाबेस खोला, मेरे पास प्लेथोरा ऑफ प्रोटीन्स आ गया, ठीक है। इसमें से अब मैंने सिलेक्ट करना है जी, मैंने उसमें से 25 ले ली, 25 का सेट लिया और मैंने उसको एज एंटीजन, एज वैक्सीन कैंडिडेट मैंने उनको टेस्ट करना स्टार्ट किया इन विट्रो। अच्छा, अब ये बात कर रहे हैं हम कन्वेंशनल की। कन्वेंशनल में कितना टाइम लगता था, 5 से 15 साल लगते थे एक वैक्सीन की डेवलपमेंट में। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने टारगेट ऑर्गेनिज्म ले लिया। मैंने कहा जी मैं फला टारगेट ऑर्गेनिज्म ले रही हूँ, कोई भी वायरस ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उस वायरस को मैंने पोटेंशियल जो आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की, ये एसटीएस पेज से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट प्रोटीन्स जो होती है ना, हमें बेस्ड ऑन देयर साइज अलग से हम लोग निकाल लेते हैं, फिर उनको हम प्योरीफाई कर, आइसोलेट हो जाती है, फिर उनको हम प्योरीफाई करते हैं, फिर प्योरीफाई करने के बाद हम जनरली उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब क्या हुआ, स्ट्रक्चर देखने के बाद जब हमारे पास आएगा, दैट वुड बी, हमारे पास एक प्लाज्मिड है, ठीक है। हमने क्या किया, इन विट्रो वेक्टर बेस्ड एंटीजन प्रोडक्शन एम्पलीफिकेशन एंड फर्दर फंक्शनल एनालिसिस। यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने प्रोटीन्स अलग कर ली और प्रोटीन्स आइडेंटिफाई कर ली जिन पे हम काम करना चाहते हैं। उन प्रोटीन्स की जो जेनेटिक्स है ना, जीन है, उसको हमने किया, डिटरमिन किया और उसको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया एक प्लाज्मिड के अंदर। अब उसको प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने एनिमल मॉडल के ऊपर टेस्टिंग शुरू की, जहाँ पे हमारे स्पेसिफिकली डेवलप्ड एनिमल मॉडल्स के ऊपर हम टेस्ट करते हैं कि इम्यूनोजेनेसिटी है या नहीं है, सेफ्टी, एफिकेसी, सारी चीज़ें देखने के बाद हम उसको देखते हैं कि कैन वी यूज दिस एज अ वैक्सीन कैंडिडेट, ठीक है। वैक्सीन कैंडिडेट के तौर पे फिर हम उसे लेके आते हैं और फिर उसको डेवलप करते हैं इनटू ए वैक्सीन। तो ये था हमारा कन्वेंशनल प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रिवर्स वैक्सीनोलॉजी है उसमें हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अपना एक ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया, लेट्स HIV सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास ऑलरेडी उसकी जो है, या सी टेटेनाई की एग्जांपल ले लिया, हमने क्या किया कि हमारे पास होल जीनोम उसका ऑलरेडी डेटाबेस में मौजूद है, ठीक है। अब इस एनोटेटेड होल जीनोम में से मैंने क्या किया कि मैंने अपनी मर्जी की प्रोटीन्स निकाली, ठीक है, जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इनमें से इन प्रोटीन्स को एज वैक्सीन कैंडिडेट मैं स्टडी करूंगी। अब मेरे पास क्या है, मैंने अभी तक मैं बेंच पे नहीं गई हूँ, मैंने टोटल क्या किया है, कंप्यूटर के ऊपर मैं देख रही हूँ। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो हमारे पास इधर मैं अपनी लैब के अंदर, या फिर हमारे पास जो कमर्शियल सर्विसेज होती है उन्हें हम कहते हैं कि जी हमें ये प्लाज्मिड चाहिए विद दिस शीट, और वो आपको वो प्लाज्मिड प्रोड्यूस करके देते हैं, ठीक है। या फिर आप अपनी लैब के अंदर भी रिकॉम्बिनेशन के जरिए कर सकते हैं। अब क्या किया आपने कि इसको आपने यूज किया, जब आपके पास ये प्लाज्मिड आ गया, आपने उसको एनिमल के ऊपर टेस्ट किया एज वैक्सीन कैंडिडेट, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो है डेवलपमेंट, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए ये सूटेबल है, तो यू विल मूव ऑन विद द वैक्सीन डेवलपमेंट। और ये पूरा प्रोसेस जहाँ पहले हमारे पास 5 से 15 साल लग रहे थे, ये 1 से 2 साल के अंदर पॉसिबल है।
ठीक है, क्योंकि आपने डायरेक्टली कहाँ से करना है, टेस्टिंग से स्टार्ट करना है। और आपको वो एक्सट्रैक्शन और उसके अंदर जो आपके चांसेस थे ना बहुत ज़्यादा कि जी जो कैंडिडेट हम निकाल रहे हैं वैक्सीन के वो आगे यूजफुल होंगे भी या नहीं, क्योंकि आप जो है 2 से 3 पे काम कर रहे हैं एक टाइम पे, क्योंकि आपने बेंच पे काम करना है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर में काम करना है तो इन सिलिको प्रोडिक्शन बहुत आसान है। उसमें आप देख सकते हैं कि क्या इसकी शक्ल है और किस चीज़ से ये बाइंड करेगा, और उसके साथ बाइंड करने के बाद क्या इम्यून सिस्टम के कौन से फैक्टर के साथ ये बाइंड करेगा, और फैक्टर को के साथ बाइंड करने के बाद किस तरीके से उसे एक्टिवेट करेगा। इन रिवर्स वैक्सीनोलॉजी हमारे पास 4 प्रोसीजर्स है। ठीक है, पहले हमने क्या करना है कि हमने क्या किया कि प्रिडिक्ट कर लिया कि हमने कौन सी वैक्सीन को वैक्सीन कैंडिडेट के तौर पे कौन सी प्रोटीन को यूज करना है। ठीक है, फिर क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन की तरफ हम चले गए। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास कैंडिडेट आई है, ठीक है, हमने वही किया जो मैं बता रही हूँ ना, प्लाज्मिड के अंदर हमने उसको करवा लिया। प्लाज्मिड के अंदर करने के बाद हमने उसको एक्सप्रेस करा लिया, और फिर हम चले गए एनिमल मॉडल के ऊपर। उसके ऊपर हमने चेक किया, वैलिडेट किया इम्यून रिस्पॉन्स को, और फिर फाइनली हम चले गए क्लिनिकल ट्रायल में। तो ये 4 स्टेप्स हैं: वैक्सीन कैंडिडेट की प्रिडिक्शन, क्लोनिंग एक्सप्रेशन, एनिमल मॉडल एनिमल टेस्टिंग, और फिर फाइनली क्लिनिकल ट्रायल। अच्छा, फर्स्ट कंप्लीट जीनोम, अगर हम बात करें जीनोम, ये हमारी बेसिक किस चीज़ पे कर रही है, उस इंफॉर्मेशन पे जो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्लीट जीनोम हमें मिला था 1995 में। नाउ मोर देन 190 completely sequenced genomes publicly available है। ठीक है, प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव डाटा फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस। अच्छा, अभी जो हमारे पास जो बैक्टीरियल जीनोम है, इनको अगर आप एनसीबीआई पे जाके सर्च करना चाहें तो आपको इजीली हर बैक्टीरिया का जीनोम मिल जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल जो कंपैरेटिव आपने जीनोम एनालिसिस करना है उसमें इजीली आपको ये अवेलेबल है ऑनलाइन डाटाबेस। अच्छा, ये इस शक्ल में आपको मिलता है। ये क्या है, ये पूरे के पूरा एक ही कुलाई का जीनोम है। ठीक है, MG1665, मैं इसी की बात कर रही थी कि इसको जब हम करते हैं ना, हालांकि आप देखें तो इसके कितने बेस पेयर हैं, 4639221 बेस पेयर का ये टोटल है। ठीक है, तो ये तकरीबन 4.5 M के बराबर इसका आ रहा है, जो इसका टोटल जीनोम है। लेकिन ये आता कितने पार्ट्स में है? जब आप पैक बाय में करते हैं टोटल 5 to 6 पार्ट्स आते हैं इसके। ठीक है, तो ये जब आप इकट्ठा करते हैं इसको दोबारा से, जब आप जीनोम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये आपको डिफरेंट जीन्स के नाम ऊपर नजर आ रहे होंगे। ARP है, TRO, RPOB है, ARP है, PHNM है, ये सारी क्या है, ये प्रोटीन है। OPF है, ICD पिन। तो ये जब आप जीनोम पे काम करते हैं ना, फिर आपको ऐसा ऐसा अंदाजा होता है कि इन सब जीन्स का काम क्या होता है। ठीक है, कुछ रेगुलेटरी होती है, कुछ फंक्शनल होती है, कुछ स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल होती है। जीन्स ये क्या कर रही है, ये सारी की सारी जीन्स कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही है। देन प्रोमोटर रीजन्स होते हैं जिनका काम ही सिर्फ क्या होता है कि जो जीन है उसको एक्सप्रेस करवाना। तो ये सारी मिला के आपके पास एक कंप्लीट जीनोम आ जाता है, और इसका एक एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपके पास डेटाबेस में मौजूद है। अगर ये मौजूद है तो आप इजीली बता सकते हैं कि एक इकोलाई के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स मौजूद है, और उनमें से उनको यूज करके आप देख सकते हैं कि वो वैक्सीन कैंडिडेट के तौर पे यूज हो सकते हैं या नहीं। तो सिमिलरली आप जब बाकी बैक्टीरिया की बात करेंगे तो फिर उसमें भी आपको इसी तरह का डाटा मिल जाएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल जीनोमिक अप्रोच क्या है हमारी, जो हमने नया वैक्सीन कैंडिडेट अगर हमने ढूंढना है तो किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमने अभी जो जीनोम सीक्वेंस की बात की, हमारे पास जीनोम सीक्वेंस मौजूद है। उसमें प्रोटियोमिक्स टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। प्रोटियोमिक्स टेक्निक में क्या होता है कि हम प्रोटीन प्रिडिक्शन करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स मौजूद है। ठीक है, उसमें सारी प्रोटीन्स जो है उनका एनालिसिस करते हैं, जो प्रोटीन्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो सकते हैं, किसी भी तरह की हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, वो सब के सब हमें जीनोम सीक्वेंस के अंदर मिल जाएंगी, क्योंकि तमाम जीन्स मौजूद होंगी तभी प्रोटीन्स होंगी। ठीक है, तो जीनोम सीक्वेंस से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन्स की प्रोडक्शन हो रही है। इन सिलिको एनालिसिस, इन सिलिको, सिलिको क्या होता है, चिप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर या इन सिलिको कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस को हम कहते हैं इन सिलिको। इन वीवो क्या होता है, जो बॉडी के अंदर किया जाता है। ठीक है, या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किया जाता है, या किसी सेल के अंदर किया जाता है। इन विट्रो क्या होता है, जो हम बेंच पे करते हैं। ठीक है, तो इन सिलिको एनालिसिस हमने करना है कंप्यूटर के ऊपर, इसका हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है, देन वी हैव IVET, STM एंड DNA माइक्रो अरेज। अब इनके अंदर
जो हमारे पास आता है, एक सेकेंड बेटा। अच्छा, जो आई वेट होता है दैट इज इन विवो एक्सप्रेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो बैक्टीरियल हमारे पास जीन्स हैं, हम उन जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि इन जो वीवो है। अच्छा, अब हम प्लेट के ऊपर हम जब करते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, वहाँ पे एनवायरनमेंट डिफरेंट है, कंडीशन डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है। तो ये इन वीवो क्यों है? क्योंकि वो जीन्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद, एक होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद प्रोड्यूस होंगी, वो शायद हमें फंक्शनल होंगी, वो शायद हमें एक प्लेट के ऊपर नजर नहीं आएंगी और फंक्शनल नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि कौन सी प्रोटीन्स है जो कि होस्ट के अंदर जाने के बाद एक्सप्रेस हो, जो जीन्स है जो एक्सप्रेस होके प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगी। तो ये उनकी प्रिडिक्शन के लिए आईवेट एरेज किए जाते हैं। सेकेंड क्या है? एसटीएम। सॉरी बच्चों, एसटीएम जो है उसमें क्या किया जाता है कि लाइक हम इसको कहते हैं कि माइक्रोस्कोपी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होती है कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी से कहते होते हैं। तो इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो माइक्रोस्कोपी आपको पता है इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो सरफेस प्रोटीन्स हैं उनको हम प्रिडिक्ट करते हैं और उन्हें हम देखते हैं, ठीक है। आईवेट में क्या है, हम उन प्रोटीन्स को देखते हैं जो कि प्रोड्यूस होती है होस्ट सेल के अंदर। एसटीएम में क्या है, हम माइक्रोस्कोपी को यूज करके सरफेसेस को देखते हैं। डीएनए माइक्रोअरेज में क्या होता है कि हमारे पास डीएनए के स्पॉट्स लगे होते हैं, ठीक है। उनको हम प्रोब करते हैं। प्रोब क्या होता है? प्रोब सीक्वेंसेस होते हैं जो कि कम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री जब वो किसी, जब भी उनको, आपको पता है ए हमेशा टी के साथ बाइंड करेगा, सी हमेशा जी के साथ बाइंड करेगा। तो अगर हमारे पास मौजूद है सीक्वेंस, ठीक है, नॉन सीक्वेंस है, उसको हम किसी डीएनए के साथ बाइंड करवाते हैं, तो वहीं जाके बाइंड होगा जहाँ पे कम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो जब आप कम्प्लीमेंट्री बाइंड कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा प्रोब का सीक्वेंस ये है, तो डेफिनेटली इसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं डीएनए को, ठीक है। तो इन टेक्निक्स का आपको पता लग गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इन सिलिको एनालिसिस किया हमने। इन सिलिको एनालिसिस के बाद हमने अपनी मर्जी की जो जीन थी वो हमने सेलेक्ट कर ली कि ये जीन जो है ये प्रोटीन एक्सप्रेस कर रही है। हम इस जीन को लेके एज वैक्सीन कैंडिडेट हम इसकी प्रोटीन को लेके चलेंगे। अब आपने क्या किया, क्लोनिक एक्सप्रेशन करा ली प्लाज्मिड के अंदर, और फिर उसको आपने क्या किया, इन विट्रो और इन वीवो ऐसे किए, जैसे एनिमल मॉडल पे ऐसे किए, इन विट्रो आपने ऐसे किए उसके एब्जॉर्प्शन वगैरह को देखने के लिए। और फिर उसके बाद आपके पास वैक्सीन कैंडिडेट की आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी। सो फार कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो बड़ा आसान सा प्रोसेस होता है इन रियलिटी। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, जीन प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस आपके पास मौजूद हैं, जैसे कि एनसीबीआई है। उससे आपने क्या किया, डिजीज रिलेटेड प्रोटीन डेटाबेसेस भी आपके पास मौजूद होते हैं। इन दोनों के कंपैरिजन के बाद आप क्या करते हैं, कैंडिडेट एपिटोप डेटाबेस होता है आपके पास। पहला आपके पास जीन का है, दूसरा आपके पास डिजीज रिलेटेड है, और तीसरा आपके पास कौन सा है, एपिटोप। एपिटोप में भी आपको डिटेल में बताऊंगी कि एपिटोप क्या होता है। फिर आपके पास पेप्टाइड मल्टी, फिर वैक्सीनोम होगा, और फिर फाइनली आपके पास पेप्टाइड मल्टीटोप वैक्सीन आ जाती है, ठीक है। तो वैक्सीनोम आपके पास पूरा जो होता है ना, उसका भी डेटाबेस मौजूद है वैक्सीन का। और फिर आप क्या करते हैं, अपनी कैंडिडेट वैक्सीन के साथ आप दूसरे एपिटोप्स को भी इंक्लूड करके मल्टीटोप वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। अब एपिटोप क्या होता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटीन जो है वो लीनियर फॉर्म में भी मिलती है, कॉन्टिन्यूअस के तौर पे कॉन्टिन्यूअस एपिटोप होता है, और कुछ एपिटोप्स होते हैं जो कि आपस में कन्फर्मेशनल होते हैं, ठीक है। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और epitopes are the portions of the antigen molecule which are responsible for specificity of the antigen and antigen antibody reactions, and that combine with the antigen binding site of antibody to which they are complementary. एपिटोप क्या है? जहां से जाके आपकी प्रोटीन ने एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है, वो पोर्शन क्या है, एपिटोप है। जहां जहां से बाइंड करेगी वो एपिटोप है। मल्टीपल एपिटोप्स हो सकते हैं एक प्रोटीन के अंदर, ठीक है। अब दो तरह के हमारे पास आ गए, एक कॉन्टिन्यूस एपिटोप हो गया और एक हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस एपिटोप हो गया।
ठीक है, कॉन्टिन्यूस एपिटोप नॉर्मली हमारे बी सेल्स के साथ बाइंड करते हैं, और जो डिसकॉन्टिन्यूस है वो टी हेल्पर सेल्स एपिटोप्स होते हैं, और वो उनको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जरा क्लियरली नजर आ रहा होगा कि पहली में अगर आप देखें तो आपको, एक सेकंड बेटा, वांट टू यूज लेजर। पहले वाले में अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो एंटीजन क्या है, लीनियर एंटीजन, लीनियर एपिटोप आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो लीनियर एपिटोप जो है वो आके कॉन्टिन्यूस रेजिड्यूज दे रहा है लीनियर एपिटोप के तौर पे। ठीक है, बाइंड हो रहा है, बड़े आराम से हो रहा है। अब आपके पास जो एंटीजन सेकंड में आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो एपिटोप आपको नजर आएगा जो कि डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूस होने की वजह से अगर तो वो सेम चलता जाएगा तो लीनियर शक्ल लेगा, अगर उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, डिसकॉन्टिन्यूस आ जाता है, तो जहां जहां एपिटोप है वहां से क्या करेगा, थोड़ा सा टर्न आ जाएगा। ठीक है, वो उसके वो कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा उसके अंदर। ठीक है, तो उसका फायदा क्या होता है, बाइंडिंग बेहतर होती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम इन सिलिको की अगर बात करें तो इन सिलिको में हम करते क्या है? सबसे पहले हम माइनिंग प्रोग्राम लेते हैं। माइनिंग प्रोग्राम क्या करता है, माइनिंग प्रोग्राम का काम ये होता है कि वो आपको जो एक तो आपके पास बहुत ज्यादा डाटा मौजूद होता है। ठीक है, आपके पास ऑनलाइन बहुत ज्यादा डाटा मौजूद होता है। माइनिंग प्रोग्राम क्या करता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन देता है, सॉफ्टवेयर होते हैं माइनिंग जो कि आपको चाहिए। ठीक है, उस एक बहुत बड़े पूल ऑफ इंफॉर्मेशन में से आपको वो इंफॉर्मेशन ला के देता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आपके पास ORFs आ गए, आपके पास लोकलाइजेशन आ गई, किस जगह पे मौजूद है, एनोटेशन हो गई कि ये किस तरह की प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आप प्रिडिक्टेड, आपने क्या किया, प्रिडिक्ट सरफेस एसोसिएटेड प्रोटीन। अब आपको पता लग गया कि इसकी सरफेस एसोसिएटेड प्रोटीन कौन सी है। उसके बाद आपने क्या किया, क्लोनिंग की, PCR क्लोनिंग, और फाइनली एक्सप्रेशन हो गया। अब जब क्लोनिंग करने के बाद एक्सप्रेशन आ गया तो आपने क्या किया, उस प्रोटीन को प्योरीफाई किया। प्योरीफाई करने के बाद माइस जो थे उनकी इम्यूनाइजेशन की इस प्रोटीन के साथ। फिर आपने क्या किया, एंटीबॉडी टाइटर्स को देखने के लिए आपने वेस्टर्न ब्लॉट किया, इलाइजा किया, और फैक्स किया। ठीक है, फैक्स भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इसी से मिलता जुलता आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मली जो कहा जाता है इसे, दैट इज फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री टाइप की चीज होती है जिसमें साइज की बेस पे हम जो है ना, डिफरेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, वेस्टर्न ब्लॉट, इलाइजा, ये तो क्योंकि आप लोग खुद माइक्रोबायोलॉजी में काम करते हैं, आपको पता है कि एंटीबॉडी टाइटर को देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं कि इम्यून सिस्टम में हमें कौन से सेल्स मिल गए हैं, इम्यून सिस्टम किस तरीके से एक्टिवेट हुए हैं, उसको हमने किया है। पहले हम क्या देख रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन देख रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इम्यून सिस्टम में क्या चेंजेस आई है और किस तरह की चेंजेस आई है। अब उसके बाद आपने क्या किया, एंटीजन आइडेंटिफिकेशन की, इन विट्रो इन विवो एनालिसिस किया, एंटीजन आइडेंटिफिकेशन की, और फाइनली आपका वैक्सीन कैंडिडेट फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट इज रेडी। ठीक है, अच्छा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स, सबसे पहली चीज तो इतना ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बेंच पे जब भी आप जाएंगे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है बेंच के ऊपर काम करना। 100 फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर, पीएच, इन्वायरमेंट, हजार काम होते हैं, लेकिन आपकी जो इन सिलिको आप काम करते हैं दैट इज वेरी फास्ट। ठीक है, फास्ट एक्सेस टू वर्चुअली एवरी एंटीजन। वहां पे आप कितने एंटीजन, 4 5 10, बहुत बड़ी लैब होगी आप 25 पे चले गए, यहाँ पे तो आपके पास सारे कैंडिडेट्स इन सिलिको मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट उसकी स्टडी करनी है, उसके स्ट्रक्चर को देखना है, और फिर उसमें से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से कैंडिडेट लेने हैं। नॉन कल्टिवेबल कैन बी अप्रोच, बेंच पे आप सिर्फ उसे ही काम कर सकते हैं जो कि कल्चरेबल है। ठीक है, जो कल्चरेबल नहीं है, जैसे जो चीजें अभी हमें पता चला है, देयर इज अ ह्यूज सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि कल्चरेबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमें कभी प्लेट पे नजर ही नहीं आए, तो हम अभी तक जो कर रहे थे काम वो 10% भी नहीं थे जिन पे हम काम कर रहे थे।
नॉन अबंडेंट एंटीजेंस कैन बी आइडेंटिफाइड, ऐसे एंटीजेंस जो बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं मिलते, जब आप उसको एसटीएस पेज करते हैं या वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं तो आपको नहीं नजर आते। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में मौजूद होंगे, उनकी जीन जरूर मौजूद होगी। उनका एक्सप्रेशन कम है, अबंडेंट नहीं है, लेकिन उनकी जीन मौजूद होगी, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हो सकता है वो बहुत अच्छे म्यूरोजेंस हो। एंटीजेंस नॉन एक्सप्रेसिव इन विट्रो कैन बी आइडेंटिफाइड। प्लेट पर जो या बेंच पे जो इन विट्रो आप में आपको नहीं मिल रहे, वो एंटीजन जो इन वीवो में सिर्फ एक्सप्रेस हो रहे हैं, आप उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कैन बी यूज्ड। अब तो आपके पास तमाम प्रोटीन्स का एक्सेस है, तमाम प्रोटीन्स की जीन्स का एक्सेस है, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? नॉन प्रोटीनस एंटीजेंस लाइक पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोलिपिड्स कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि इनका आपके पास डाटाबेस इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स की हमें शेप मिलती है, शक्ल मिलती है, उसकी वजह से हम इजीली बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये किसके साथ जाके बाइंड करेंगे। अगेन ये वही चीज़ है कि आपके पास ऑर्गेनिज्म है, फिर उसके पास टेस्ट करते हैं, सीरम में टेस्ट किया, फिर इम्यूनोजेनेसिटी टेस्ट की, प्योरीफाई किया, क्लोन जीन की, इम्यूनोजेनेसिटी टेस्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन। ठीक है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, एक टिपिकल प्रोसेस, कन्वेंशनल प्रोसेस। ऑन दी अदर हैंड यहाँ क्या हो रहा है? आपने होल जीनोम से स्टार्ट किया, इसको रिवर्स क्यों कहते हैं? होल जीनोम से स्टार्ट किया, कंप्यूटर प्रिडिक्शन की, इन सिलिको कैंडिडेट लिया, फिर डीएनए वैक्सीन प्रोड्यूस की, और फिर उसके बाद आप इम्यूनोजेनेसिटी टेस्टिंग पे जाएंगे, और फाइनली आप वैक्सीन डेवलपमेंट पे जाएंगे। तो रिवर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंप्लीटली उससे रिवर्स सीक्वेंस में चलता है। अच्छा, नए कैंडिडेट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास जैसे एक सक्सेस स्टोरी है इसकी, वो है नसीरा मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट। ठीक है, मेजर कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस, बहुत कॉमन है मेनिंजाइटिस बच्चों के अंदर। कंप्लीट जीनोम, न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा चांस होता है इसका। कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस ऑफ निसेरिया मेनिंजाइटिस सीरो ग्रुप बी स्ट्रेन MC58 इज अवेलेबल। Identification of vaccine candidate against serogroup B meningococcus by whole genome sequence, WGS करते हैं, और उससे हमें वैक्सीन कैंडिडेट्स मिले हैं। अच्छा, इसकी जो जनरल एप्लीकेशन है, उसमें हम कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बैक्टीरियल जीनोम सीक्वेंसेस, जिसका हमें फायदा हो रहा है, टुगेदर विद द मैन बी एग्जांपल हैज प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन ऑफ द रिवर्स वैक्सीनोलॉजी अप्रोच टू अदर पैथोजेनिस। यानी पहले हमारे पास, हमने जब स्टार्ट में बात की तो हमने कहा दो के अगेंस्ट बड़ा कॉमन आजकल ये यूज हो रहा है, लेकिन हमारे पास होल जीनोम सबके ही मौजूद है, तो हम सबके लिए इसको जनरलाइज कर सकते हैं अप्रोच को। द यूज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स इन कॉम्बिनेशन विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स enables the systemic investigation of the utility of potential genomic sequences to act as antigen for vaccine production. It is now possible to conceive of the development of new vaccines against a variety of pathogens for which classical vaccinology has failed so far, and in theory this approach could be extended to parasites and वायरसेस। यानी हम बैक्टीरिया के अलावा वायरसेस और पैरासाइट्स की तरफ भी जा सकते हैं। हमारे पास इस वक्त कौन कौन सी हैं जिनके अगेंस्ट हम डेवलप कर रहे हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, पोर फायरोमोनास, जिंजिवाइलस है, जिंजिवाइलस एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि HIV के केस को अगर लिया जाए, तो HIV में 20 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, अभी तक जो, अब तो खैर 25 साल गुजर चुके हैं। एवरी सिंगल फॉर्म ऑफ HIV प्रोटीन, जिसमें हमने GP 120, 140, 160, उनको हमने क्या किया कि हमने उनके अगेंस्ट हमने उसको एज वैक्सीन कैंडिडेट यूज करने की कोशिश की, दीज एंटीजेंस को। ठीक है, हर एक को अलग अलग से क्या किया, एक्सप्रेस किया, और फिर उसको यूज करने की कोशिश की। सेकेंड एंटीजन दैट हैज बीन द फोकस ऑफ द एफर्ट टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट HIV इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसमें GP55 है, GP55 गैग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, use of TAT, NAF, REV, POL antigens which is showing very promising result is telling us, जो हमारे पास पहले हम जिन पे 20 साल हम गुजार चुके हैं, उसके बजाय जब हमने कंप्यूटेशनल स्टडी की है, तो टैट, नेफ, रेव एंड पोल जो इसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, उससे हमें पता चला कि ये बहुत अच्छी कैंडिडेट्स है वैक्सीन के लिए। लेकिन क्योंकि हम इन पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, अगर हमने कंप्यूटर एनालिसिस से स्टार्ट किया था, इन सिलिको स्टडी से स्टार्ट किया होता, तो हमारे ये 20 साल इस पे ज़ाया ना होते, और हमें ये जो इतने अच्छे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, एंटीजेंस, ये हमें इजीली मिल जाते। सो दिस इज द एंड ऑफ माई लेक्चर। सो इफ देर इज एनीथिंग जो कि आप डिस्कस करना चाहे, यू आर मोर देन वेलकम।